हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड एंटीना से रिलेटेड। तो उसमें हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देखेंगे जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शंस आर एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, Faraday's law of electromagnetic induction, Gauss law of magnetostatics। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, Faraday's law of electromagnetic induction। अब देखिए, इसको देखते हैं कि ये है क्या। देखिए, आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल्स की इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशन, तो आपको पता है चार इक्वेशन हम यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए, पहले हम बात करें। पहली इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है। ये इसका क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म। और अगर इसी को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, चलिए पहले डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म, दोस्तों ये एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, है ना। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या हो गया है? इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल इक्वल टू, इसको नीचे लिख देते हैं, माइनस डेल बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल। थोड़ा साफ करके लिखते हैं ना, स्पेस कम हो जा रहा है। थोड़ा पीछे से लिखते हैं इसको, तो आपको प्रॉपर इक्वेशन एक ही में बन जाता है। इंटीग्रल अगर फॉर्म की हम बात करें, ये इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं तो इजी रहेगा ना। वी विल चूज अनदर पेन ऑफ वन लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें, ये है आपका फैराडे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है दोस्तों, होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है दोस्तों, दूसरा इक्वेशन है डेल क्रॉस एच। डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई टी। और इसी का अगर हम इंटीग्रल फॉर्म लिखें, तो इंटीग्रल फॉर्म हमारा बन जाता है इसका लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल एच डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे प्लस डी बाई डी टी डी एस। ओके, ये आपका बन गया। अब ये जो सेकंड आपका है, ये आपका कहाँ से ड्राइव होता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्स, ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ,
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब थर्ड इक्वेशन की हम बात करेंगे, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी। ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसी का इंटीग्रल फॉर्म हम बात करेंगे तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी। ठीक है, ये कहाँ से जनरेट होता है, ये जनरेट होता है गॉस लॉ से। गॉस लॉ। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ इक्वेशन देखते हैं हम। फोर्थ जो इक्वेशन है वो हो डेल डॉट पी इक्वल टू 0, और इसी का इंटीग्रल फॉर्म अगर हम देखें तो इंटीग्रल फॉर्म हमारा जनरेट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये सरफेस इंटीग्रल है दोस्तों, है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। अब ये कहाँ से आया है, ये आया है, ये आपका आया है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसको बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, या बेसिकली अगर कहें तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल कब, कई बार दोस्तों ऐसे भी पूछ लेता है ना, तो हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका मैग्नेटिक पोल है वो डाइपोल ही होगा, वो कभी मोनोपोल नहीं हो सकता, यानी नॉर्थ साउथ इस तरह से होंगे। अब अगर आप थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करें तो इजी है, बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, मैक्सवेल का इक्वेशन पहला क्या है, पहले जो दो हैं वो क्रॉस फॉर्म में है, यानी क्या है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो बाद के दो हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, तो डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, तो ये इसी का क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल हम लेंगे ई डॉट डी एल। क्लियर है, और यहाँ पर ये सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा बी डॉट डी एस। क्लियर है दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर डेल क्रॉस एच दिया हुआ है आपका, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, जे प्लस डी टी बाई डी टी। ठीक है, यहाँ एच डॉट डी एल, और ये हमने पूरा ब्रैकेट में लिया, इसी का हमने सरफेस इंटीग्रल कर दिया, इसी तरह से यहाँ पर आ गया। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी गॉस लॉ। ठीक है, तो इसी का हमने सरफेस इंटीग्रल हमने ले लिया, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। क्लियर है दोस्तों, इसी तरह से आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, फैराडे लॉ बेसिकली क्या कहता है, अब देखिए एक थोड़ा सा हम इसको उस तरह से देख लेते हैं। फैराडे लॉ हमारा क्या कह रहा है, फैराडे लॉ स्टेट्स दैट चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एन ईएमएफ इन अ कॉइल। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा वो आपका जनरेट करेगा। क्लियर है, और लेंज लॉ क्या कह रहा है, लेंज लॉ स्टेट्स दैट induced EMF produce a flux which opposes the flux that generates this EMF। ठीक है, तो बेसिकली EMF मेरा क्या जनरेट हुआ, अगर EMF की बात करूं, EMF आया मेरा माइनस डी फाइव बाई डी टी, अगर मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा। और EMF को और हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, EMF होता है आपका E डॉट डी एल, है ना, E डॉट डी एल। ठीक है, क्लोज लूप में। क्लियर है, और अगर हम नेट फ्लक्स की बात करते हैं, नेट फ्लक्स की बात करते हैं तो ये होता है बी डॉट डी एस उस पर्टिकुलर सरफेस से। क्लियर है, ठीक है, और अगर हम ये वैल्यूज आपस में इनको रखें, इक्वेट करें, वन ये इसको टू कह लीजिए, वन एंड टू को अगर हम इक्वेट कर दे तो क्या आ जाएगा, और इसमें हम इसकी वैल्यू नेट फ्लक्स की वैल्यू रख दें तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल
इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दीजिए माइनस डी बाई डी टी बाहर आ गया, वैल्यू रखेंगे बी डॉट डी एस। ये वैल्यू मैंने यहाँ से कर दी है फाइव की, ये फाइव की वैल्यू पुट कर दी है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, मैं नेक्स्ट पेज में यहीं लिख दे रहा हूँ इसको रेड से, है ना। क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ ये बन जाएगा आपका, अगर इसका हम सरफेस इंटीग्रल ले लें, इसका सरफेस इंटीग्रल ये बन जाएगा डेल क्रॉस ई। क्लियर है दोस्तों? डॉट ds, और आगे लिखा है माइनस इंटीग्रल ऑफ डेल बी बाई डेल टी डॉट ds। ये यहाँ से आ गया है। तो अगर ये इसको यहाँ से दोनों जो आपका बन रहा है इसको हम यहाँ से नलीफाई करें तो हमारी इक्वेशन बनकर आ जाएगी यहाँ से डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डी माइनस डी बी बाई डी टी। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बाकी भी इसी तरह से डेरिवेशन हुआ है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस exert on each other a force F when they are placed at a distance r apart in air, when they are placed r distance apart in a medium of dielectric constant k, they exert the same force, the distance r equals to। ठीक है दोस्तों? क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या कर लेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस मान लीजिए, ये दो हमने मान लिए पॉइंट चार्जेस हो गए, है ना। एक को आप कह दीजिए, एक आपका है Q1 और एक आपका है Q2। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए सेम फोर्स को लगा रहे हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ये डिस्टेंस r है, ठीक है, ये एयर मीडियम है, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? अब ये दूसरी बात कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं पढ़ लीजिए, when they are placed at r distance, ये यही है वो, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल R है। क्लियर है? अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये जिसमें रखे हैं, मान लीजिए ये कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अभी भी कह रहे भैया जो फोर्स लग रहा है वो सेम है, ठीक है, यहाँ जो फोर्स लग रहा था ये भी F है। अब इस F की वैल्यू क्या कह रहे हैं ये, तो देखिए F की वैल्यू हम निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला से निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता। लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो गई है तो ये K एक्स्ट्रा एडिशनल आ जाएगा आपका, ठीक है, इस वैल्यू में आ जाएगा, यानी ऐसे समझिए ये आपका 4 एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर, ये क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर, और के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब आप इक्वेट करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रेशियो बनेगा 1/K R स्क्वायर इक्वल टू 1/R स्क्वायर।
कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी आर बाई रूट के। ठीक है, आर बाई रूट के, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आर बाई रूट के कौन सा आंसर है आपका, ये आपका फर्स्ट आंसर है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, उम्मीद है ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ आया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो आपके लिए लिए गए हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिए गए हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। उसी में कुछ क्वेश्चन हमने अच्छे कॉन्सेप्ट के भी लिए हैं, है। तो क्वेश्चन को हमने बैलेंस रखा है, कुछ टफ क्वेश्चन, कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ मीडियम क्वेश्चन, ताकि आपके कंसेप्ट भी बन जाए और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चन को रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर कोई एक अच्छा सा वीडियो लेकर आए जो आपको हेल्पफुल हो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर से ले लिया गया है क्वेश्चन। दोस्तों लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ाया था आपको, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराए हैं, तो उसका रिवीजन भी होता रहे, तो कुछ क्वेश्चन इसमें हमने डाल दिए हैं। ठीक है, आंसर इजी है, ऑलरेडी हम इस तरह का क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे हम देख चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। द फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग ऑन द बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर many long high quality composite glass quartz fiber. ठीक है, each fiber consists core and cladding, already we discussed that. The refractive index of the core is higher than that of a cladding. ओके, कोर क्लैडिंग का हमने देखा था, कोर का ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, क्लैडिंग का कम होता है, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है। ठीक है, अगर मैं ये बाउंड्री मान लूं, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया है ना, इस तरह से हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो, अगर मैं कहूँ ये हमारा कोर हो गया है, और ये जो पोर्शन है ये मेरा क्लैडिंग हो गया है। ठीक है, तो अगर ये N1 है और ये N2 है, तो मैंने कहा N1 ग्रेटर देन N2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ठीक है, होता क्या है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ अ फाइबर एट अ स्मॉल एंगल, ओके, एट अ स्मॉल एंगल, the light passes inside, undergoes repeated total internal reflection along the fiber and finally comes out. ठीक है, एक एंगल पर जाएगा, एक्यूट एंगल, और आपका इस तरह से ट्रेवल होता चला जाएगा। ठीक है, और फाइनली पास आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा लार्जर होगा, जो एंगल आई होगा वो ग्रेटर देन होगा सी से। सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर ये फाइबर बेंट भी हो जाता है, फिर भी वो जो आपकी लाइट है वो पास हो जाती है। लेट सपोज कीजिए, देखिए बेंडिंग लॉसेस की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, है ना, बट अगर वो बेंड भी हो जा रहा है फिर भी लाइट आपकी पास हो जा रही है, तब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, बहुत थोड़े से लॉसेस बढ़ते हैं, बट वो कहीं लॉसेस के हम कोई क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर डिस्कशन कर लेंगे किस किस तरह के लॉसेस होते हैं और क्या पैरामीटर्स हैं उसके। ठीक है, तो उम्मीद है वहीं पे हम मोड्स वगैरह भी देख लेंगे, नंबर ऑफ मोड्स कितने जनरेट होते हैं। क्लियर है, तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी लाइट हमारी पास होगी। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Why do circular waveguide use TM01 mode? Options are: it is dominant mode, it is circular, its circular symmetry, it is more efficient, do not no other mode possible. तो दोस्तों करेक्ट आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, सर्कुलर सिमेट्री की वजह से TM01 मोड, ठीक है, यूज करते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, सर्कुलर वेव गाइड के है क्या, है ना। देखिए इस तरह का सर्कुलर वेव गाइड होता है, प्रैक्टिकलिटी में इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये इसका होलो पोर्शन है, यहाँ से इसका जो डायमीटर है ये इसका डायमीटर हो गया है, ठीक है। तो रेडियस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है, पैरामीटर एक बहुत फैक्टर है, प्रोमिनेंट फैक्टर है जिस पर हमारा एफ से डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। अब है क्या, जब हाई फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर उनको प्रोपोगेट कराना है तो हमें एक मीडियम चाहिए, और सबसे अच्छा मीडियम इस केस में मेटेलिक जो आपका वेव गाइड है वो होता है। देखिए मेटेलिक वेव गाइड आपका रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है और सर्कुलर शेप में भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की वेव गाइड आती है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए मटेरियल क्या है वेव गाइड का, ये इंपॉर्टेंट है। मटेरियल क्या है, मोड ऑफ प्रोपोगेशन, उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दो मोड जनरली होते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, सॉरी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, टीई एंड टीएम मोड्स, ठीक है। यही हम निकालते हैं किसी भी तरह की वेव गाइड में, ठीक है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करें तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कुछ पैरामीटर पर डिपेंड करती है, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, ठीक है। जनरली जो रेडियस है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, क्लियर है। और ये इसका फॉर्मूला आपको मेंशन किया हुआ है कि आप, ताकि आप निकाल सके। केसी क्या है, केसी कट ऑफ वेव नंबर है ना। इस तरह से आप चीजें देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है कि क्यों वेव गाइड हम कहाँ हम यूज करते हैं, तो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अटेन्यूएटर्स में, फेज शिफ्टर्स में, एंटेनाज में, रडार सिस्टम में, और वेव गाइड ट्रांसमिशन जहाँ 10 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा का। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक फॉर्मूला, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा, 1.8412 क्रॉस सी अपॉन 2 पाई क्रॉस आर। इससे आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी आपकी सर्कुलर वेव गाइड, क्लियर है। तो हमने एक इसमें वैल्यू डालकर देखी, 0.01098 मीटर, ठीक है। तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने मीटर में इसका पैरामीटर हमने डाला, और हमारी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इस केस में आई लगभग 8 गीगाहर्ट्ज के आसपास हमारा आया। तो दोस्तों इस तरह से हम जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम निकालते हैं, उसी हिसाब से वेव गाइड डिजाइन होते हैं, ठीक है। होता क्या है दोस्तों, जब आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपकी एफसी, तो इसके हिसाब से वो डिजाइन होती है कि उसका आर कितना होगा या उसके बाकी पैरामीटर क्या होंगे, क्या मेटल होगा। तो इसका एक अलग कैलकुलेशन है जिसके अंदर मटेरियल चीजें हम करते हैं, बट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन जनरल जो हम निकालते हैं वो इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए रूट वैल्यूज के हिसाब से हम डोमिनेंट मोड वगैरह हम डिसाइड कर लेते हैं कि किसकी रूट वैल्यूज जितनी कम होगी वो डोमिनेंट मोड होगा, क्लियर है। देखिए वैसे तो डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड्स भी होती हैं, मेटल वेव गाइड्स के अलावा डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड्स भी होती हैं, जिसमें जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक के थ्रू होते हैं। और मेटल वेव गाइड में क्या होता है, मेटल वेव गाइड में जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो मेटल बाउंड्री से होते हैं भाई,
जो होलो पोर्शन है आपका, यहाँ से आपका वेव गाइड ट्रेवल, यहाँ से आपका ट्रेवल होगा, इसमें भी एक तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है मेटल वेव गाइड्स में। ये इसी के फॉर्मूला, इसी के बेसिस पर ये काम करता है, ठीक है। तो मेटल कहाँ यूज होते हैं, वेव गाइड्स यूज होती हैं हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए, जहां ऑर्डर जो हमारा फ्रिक्वेंसीज का है वो गीगाहर्ट्ज में होता है, तो हम वेव गाइड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है जिसमें गीगाहर्ट्ज में आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, वहां पर हम वेव गाइड का ही यूज करेंगे। अब डिपेंड करता है कि एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर a rectangular waveguide with dimension a equal to 6 centimeter and b equal to 3 centimeter operating in a T10 mode, dominant mode की बात कर रहा है, TE10 mode. If three signals 1 gigahertz, 2 gigahertz, 3 gigahertz are available for propagation, which of the following options is correct? तो हमें ये देखना है कि कौन सा पास होगा, कौन सा पास नहीं होगा। तो दोस्तों क्या करना है, क्या करना है, एफ से निकालना है, कुछ नहीं करना है, एफ से निकालना है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और डोमिनेंट मोड हम निकालते हैं किसमें, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में, वो क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट m बाई a स्क्वायर प्लस n बाई b का स्क्वायर। ए एंड बी क्या है, ए और बी क्या है, डायमेंशन है किसके, वेवगाइड के, डायमेंशन ऑफ वेवगाइड, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड होगी, एक ए हो गया और एक आपका बी हो गया, इसी तरह से तो बनेगा आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, TE10 मोड की हमने बात कर ली है, तो यहाँ m की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ हमारा सीधा सीधा डिसाइड हो गया। अब इसको बोलेंगे FC10, इस तरह से हम लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी हो गई है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं c/2 हमने लिख लिया। अब m की वैल्यू क्या दी हुई है 1, ठीक है, और क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या दी थी दोस्तों, a की वैल्यू दी थी 6 सेंटीमीटर और b की वैल्यू दी थी हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1/6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर n की वैल्यू 0, तो 0/b अगर 3 का होल स्क्वायर है ना, तो इस टर्म का कुछ मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा टर्म ऑलरेडी 0 हो चुका है, ये हमारा ऑलरेडी टर्म 0 हो चुका है। क्लियर है? अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी c, अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये 6 ही आ जाएगा और 2 ये हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 6 यानी c/12 इसकी वैल्यू आ गई है, c/12। अब देखिए जो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी वो सेंटीमीटर रखी, तो सेंटीमीटर के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, FC1,0, तो यहाँ पर c की वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁻10 है ना, और यहाँ पर ये 12 हो गया, तो ये आपका यहाँ 4, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 × 10⁻10 हर्ट्ज, या फिर इसको कह सकते हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज। तो ये इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका TE10 मोड का। अब देखिए क्वेश्चन हम समझते हैं आगे, अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनने वाला है ना। FC की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, FC आ गया है 2.5 गीगाहर्ट्ज। क्लियर है? ठीक है। तो अब जब ये कट ऑफ हो गया है, कट ऑफ का मतलब भैया इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी अबव 2.5 गीगाहर्ट्ज विल पास एंड द फ्रीक्वेंसीज बिलो 2.5 गीगाहर्ट्ज विल बी डिस्कार्डेड।
ठीक है, तो 2 and 3 विल पास थ्रू द वेवगाइड, नहीं ये तो पास नहीं हो रहा है, ये पास हो जाएगा। 2 and 3 सिग्नल विल नॉट पास, नहीं भैया ये तो पास हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। 1 and 2 गीगाहर्ट्ज विल नॉट पास थ्रू द वेवगाइड, ये भैया सही कह रहा है कि ये भी पास नहीं होगा और ये भी पास नहीं होगा, क्योंकि 3 गीगाहर्ट्ज का केवल पास होगा। देखो ये तो हो ही नहीं रहा है ना बात, केवल 3 गीगाहर्ट्ज हमारा पास हो जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है सी। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो गया है आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ आया? तो दोस्तों ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो दोस्तों आज हम अपना लेक्चर यहीं शॉर्ट करने वाले हैं, इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हो सकता है सेम सब्जेक्ट के क्वेश्चन ले या डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन ले, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।